As the Supreme Court finally gears up to hear the challenge against the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners Act 2023, सबकी नजर अब 11 नवंबर के दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की बेंच पर है। पर असली सवाल ये है, क्या कोर्ट सच में एग्जीक्यूटिव के ओवररीच पर ब्रेक लगाएगी या फिर एक बार फिर जुडिशियल रिस्ट्रेंट के नाम पर दूर रहेगी? हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई को कहते हुए सुना, द सुप्रीम कोर्ट हैज इंश्योर्ड दैट इट डज नॉट इंटरफेयर इन पॉलिसी मैटर्स व्हिच हैव इकोनॉमिक कंसिडरेशन इन्वॉल्व्ड अनलेस देयर इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने ये भी एम्फसाइज किया दैट थ्रू आउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन द जुडिशरी हैज बीन अ स्टेडी गार्डियन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। द कोर्ट हैज इंश्योर्ड प्रेडिक्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी व्हिच आर कोर एलिमेंट्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। अब सवाल उठता है कि प्रेडिक्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी जरूरी है, लेकिन किसके लिए? सिटीजन्स के लिए या गवर्नमेंट के लिए? कोर्ट का साइलेंस कुछ लोगों के लिए इंस्टीट्यूशनल मैच्योरिटी है और कुछ के लिए हेजिटेशन। लेकिन एक चीज सबको कॉमन लगती है कि ये केस रूल ऑफ लॉ का सिंबॉलिक टेस्ट बन गया है। और अब जब केस की सुनवाई सीजे गवई की रिटायरमेंट के 12 दिन पहले हो रही है तो सस्पेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। क्या वो केस सुनेंगे या फिर एडजर्न कर देंगे? साथ ही लीगल सर्कल्स में ये डिस्कशंस भी हो रहे हैं कि कैसे इस केस के डिले ने ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव को एक पावर दे दी है। आप सभी जानते हैं इस केस की जर्नी अपने आप में एक कहानी है। पिटीशंस फाइल हुई, एडजर्न हुई, रिलिस्ट हुई और फिर से एडजर्न हुई। अब तक 3 अपॉइंटमेंट्स हो चुके हैं, इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, एग्जैक्टली अंडर द सेम एक्ट जो अभी चैलेंज हुआ है। मतलब जब तक कोर्ट फाइनल वर्ड नहीं बोलता, सिस्टम अपने ट्रैजेक्टरी पर चल रहा है। कुछ लोग इसे जुडिशियल रिस्ट्रेंट बोल रहे हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पेशेंस। दोनों ही इंटरप्रिटेशंस डेमोक्रेसी के टेम्परामेंट को रिफ्लेक्ट करती है। 2023 के मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक लैंडमार्क डायरेक्शन दिया था। बोला था कि जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाता, इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट्स एक 3 मेंबर कमेटी करेगी, जिसमें होंगे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये एक बैलेंस मॉडल था ताकि अपॉइंटमेंट प्रोसेस किसी एक ब्रांच के इन्फ्लुएंस में न आए। लेकिन पार्लियामेंट ने 1 साल के अंदर ही उस फ्रेमवर्क को रिप्लेस कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 आया, जिसमें सीजेआई को कमेटी से हटाकर उसकी जगह दे दी गई एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द पीएम। अब पैनल में 2 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव के हैं और एक ऑपोजिशन से। गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर है दैट वी आर ओनली एक्सरसाइजिंग पार्लियामेंट्स लेजिस्लेटिव पावर्स। उनका आर्ग्यूमेंट था कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को इंस्टीट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स में से होना चाहिए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी उन्हीं के जरिए पब्लिक के प्रति होती है। क्रिटिक्स ऑन द अदर हैंड कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर अब इम्बैलेंस क्रिएट करता है। ही हु कंट्रोल्स द रेफरी कंट्रोल्स द गेम। अब वो कोर्ट मेटाफर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1977 में लिखा था, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर द लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी। आज वही लाइफ ब्लड इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट पर डिपेंड करता है। जब अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस ही कंटेस्टेड हो तो फ्री एंड फेयर का परसेप्शन भी इफेक्ट होता है, चाहे रियलिटी कुछ भी हो। जुडिशियल रिस्ट्रेंट डेमोक्रेसी में एक वैल्यू है, लेकिन जुडिशियल डिले कभी कभी उसी डेमोक्रेसी के फाउंडेशंस को टेस्ट करता है। हर महीने के साथ जब ये मैटर पेंडिंग है, 2023 का लॉ और डीपली इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहा है। हर नए अपॉइंटमेंट के साथ वो स्टेटस को सॉलिडिफाई होता जा रहा है। अगर कोर्ट 11 नवंबर को डिसाइड करे भी तो वो एक ऐसे सिस्टम को रिविजिट करेगा जिसे उसने खुद डिले के जरिए टेक्निकली अलाउ कर दिया है। ये डिलेमा जुडिशरी के सामने बार बार आता है, या तो वो इंटरवीन करे या फिर इंस्टीट्यूशंस को इवॉल्व होने दे। सुप्रीम कोर्ट ने विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 में लिखा था, द इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइज एट द हार्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। लेकिन अब वही कोर्ट एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस के अपॉइंटमेंट फ्रेमवर्क पर खामोश है। ये साइलेंस कुछ लोगों को स्ट्रेटेजिक लगता है तो कुछ को कंसर्निंग। पर सच ये है कि ये जुडिशियल ओवररीच का केस नहीं, बल्कि जुडिशियल रीच का टेस्ट है। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में रिएक्शंस शार्पली डिवाइडेड हैं। ऑपोजिशन लीडर्स इसको एक स्लो इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक बैलेंस कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था, द इलेक्शन कमीशन इज नो लॉन्गर अ न्यूट्रल बॉडी। The BJP wants to choose its own referee before the next match begins. गवर्नमेंट साइड का जवाब equally empathetic था। The law was passed by the parliament. This is democracy in action. Constitutionally देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट्स अपने लॉजिक में अपनी लेजिटिमेसी रखते हैं। एक इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चन का अपील करता है तो दूसरा लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी का। दर्शकों, लीगल वर्ल्ड में डिले भी एक डिसीजन ही होता है, और जब डेमोक्रेटिक सेफगार्ड्स टाइम सेंसिटिव होते हैं तब हर पेंडिंग मैटर एक साइलेंट रिफॉर्म बन जाता है या फिर एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी। कुछ ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं दैट कोर्ट इज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। शायद वो सही भी हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में अपना टाइमिंग केयरफुली कैलिब्रेट किया है। लेकिन हर दिन जब ये लॉ ऑपरेट करता है तो वो डेमोक्रेसी के एक सेफगार्ड को टेस्ट करता है। चेक्स एंड बैलेंसेस अब जुडिशियल कैलेंडर्स और लेजिस्लेटिव मेजॉरिटीज के बीच का टग ऑफ वॉर बन गए हैं। सीजे गवई ये भी ऑब्जर्व करते हैं दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज कंसिस्टेंटली अपहेल्ड
द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक फ्रीडम, रेगुलेटरी डिसिप्लिन एंड फेयरनेस। शायद आज वही बैलेंस इलेक्टोरल प्रोसेस के कंटेक्स्ट में सबसे ज्यादा जरूरी है। जब रेफरी को लेकर कंसेंसस ना हो तो मैच खत्म होने के बाद भी स्पेक्टेटर्स को रिजल्ट डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने मोहिंदर सिंह गिल केस में कहा था, द कमीशन इज अ सेंटिनल ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन अगर सेंटिनल को उसी सिस्टम ने अपॉइंट किया जिसे वो गार्ड कर रहा है तो परसेप्शन के लेवल पर वो न्यूट्रलिटी टेस्ट हो जाता है। यही परसेप्शन ही डेमोक्रेसी का ऑक्सीजन है। एक रिटायर्ड जज ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा था, व्हेन डेमोक्रेसी इज वीकेंड बाय द स्टिल्थ, साइलेंस इज कॉम्प्लिसिटी। लेकिन उन्होंने ये भी ऐड किया दैट साइलेंस कैन आल्सो मीन रिफ्लेक्शन, नॉट एवरी पॉज इज पैरालिसिस। शायद कोर्ट भी इसी बैलेंस को प्रोटेक्ट करना चाहता है। एक्टिव कन्फ्रंटेशन के बजाय इंस्टीट्यूशनल डायलॉग के थ्रू रेजोल्यूशन सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। पार्लियामेंट अगर चाहे तो एक न्यूट्रल मेंबर वापस ला सकता है अपॉइंटमेंट पैनल में, चाहे चीफ जस्टिस हो, रिटायर्ड जज हो या कोई अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर जैसे CAG। ट्रांसपेरेंसी और रिकॉर्डेड रीजनिंग अपॉइंटमेंट्स में ट्रस्ट रीबिल्ड कर सकती हैं। दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 में भी सजेस्ट किया गया था, इंसुलेटिंग द इलेक्शन कमीशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस इज एसेंशियल फॉर पब्लिक कॉन्फिडेंस। लेकिन डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस का एसेंस ये है कि इलेक्टेड ब्रांचेस और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस अपनी बाउंड्रीज खुद रिकॉग्नाइज करें विदाउट एक्सटर्नल कंपल्शन। तो अब नजर सुप्रीम कोर्ट पर है। जब बेंच 11 नवंबर को बैठेगी तो वो सिर्फ एक स्टैच्यू एग्जामिन नहीं करेगी, वो डिसाइड करेगी कि चेक्स एंड बैलेंसेस अब भी एक लिविंग प्रिंसिपल हैं या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉस्टैल्जिया। कोर्ट का डिसीजन चाहे स्ट्राइक डाउन हो या अपहोल्ड, एक मैसेज जरूर देगा। जुडिशियल साइलेंस भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टांस होता है। हर दिन जब ये मैटर पेंडिंग है, एग्जीक्यूटिव और रेफरी के बीच की लाइन और ब्लर हो रही है और उस ब्लर लाइन में वोट का फेथ एक थिन थ्रेड पर लटका हुआ है। लेकिन अभी भी इंस्टीट्यूशनल होप बाकी है, क्योंकि हर बार जब सुप्रीम कोर्ट ने डेमोक्रेसी के फंडामेंटल्स को टेस्ट होता देखा है तो उसने अपना वर्ड जरूर बोला है, कभी टाइम पे, कभी लेट, पर कभी मिस नहीं किया। जस्टिस कृष्णा अय्यर के शब्दों में, द कमीशन इज अ सेंटिनल ऑफ डेमोक्रेसी। सेंटिनल अब भी वही है, बस देश देख रहा है कि वो अपने वॉच टावर से कब आवाज लगाएगा। तो जब 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट चलेंगे आर्टिकल्स, प्रेसिडेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के साथ, तो केस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। So stay tuned with Law Chakra to get all the updates of this case and keep following us.